किसी भी पॉडकास्ट, इंटरव्यू या चर्चा में कही गई बातें और राय द साउथ टाइम्स यूट्यूब चैनल पर शामिल लोगों की अपनी व्यक्तिगत राय होती है। ये जरूरी नहीं कि द साउथ टाइम्स या उसकी टीम के विचारों से मेल खाती हो। द साउथ टाइम्स किसी भी मेहमान या हिस्सेदार द्वारा कही गई बातों, दावों या राय की जिम्मेदारी नहीं लेता। ये सारी सामग्री सिर्फ जानकारी और बातचीत के मकसद से बनाई जाती है। इसे किसी तरह की सलाह या पक्की जानकारी के रूप में न लिया। द साउथ टाइम्स के वीडियो देखने या उस पर आने वाले दर्शक इस बात को मानते हैं और इस नियम से सहमत होते हैं। जो इंसान साल भर से उत्तर में कोशिश कर रहा है, लास्ट मोमेंट पे इधर आना बिल्कुल साफ है। कई करोड़ों का मामला था, जेब गरम कर लिए और फॉर्म का नुकसान कर दिए। दूसरे शख्स जो कह रहे थे कि भाई तो कि 2 दिन में कैसा होता है, तो गुत्तीदारी छोड़िए, आपकी फाइल जो दबी रहती है कमिश्नर साहब निकाल के दे देंगे, तेरी फाइल पकड़ और तो अपने इश्यू कर दे। तो उसके लिए किरदार लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह फारूक अहमद साहब के अंदर वो किरदार है जो प्रशासन को झुकाकर 14,000 फैमिलीज को उन्होंने पैसे दिलवाने का काम किया। अजीत पवार साहब ने पल ये करके दिखाए। उन्होंने जब तक आपको टर्मिनेट करें, उसका इस्तीफा लें, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी समझ में आएगा कि नहीं यार, उन्हें जातिवादी पार्टी नहीं है, सेकुलर पार्टी है। जहाँ पर से आपका अस्तित्व है वहाँ से सिर्फ 7 से 8 सीट आप लाते हो, 10 सीट लड़ाते हो, तो दूसरे स्टेट में जाते हो 100 सीट लड़ाते हो। औरंगजेब आलमगीर के नाम पर स्टेटस रखने के ऊपर FIR होती है। प्रकाश अम्बेडकर साहब दौलताबाद जाते हैं, उनकी मज़ार पे चादर चढ़ाते हैं और वहाँ से यहाँ के CM को आह्वान करते हैं कि मैं आज औरंगजेब की मज़ार पर आया हूँ, आपको FIR करना है तो करें। एक्स कॉर्पोरेटर ने भी कहा था कि फारूक अहमद जो पॉलिटिक्स में उतनी समझ नहीं है, अभी वो कच्चे है पॉलिटिक्स में। इसके ऊपर भी आप क्या कहें? जो अपने आप को नांदेड़ के धनी कहते हैं, आप सियासतदान कहते हैं, वो बिना गांधी जी के सपोर्ट में अपने कैरेक्टर और अपने काम को लाकर इलेक्शन लड़ लें, जनता उनको उनकी हकीकत दिखा देगी। देखिए आज शिंदे साहब की शिवसेना के साथ नहीं होते, नीचे अपने काका को धोखा देकर अलग से अपनी पार्टी नहीं बनाते। स्वागत है आपका द साउथ टाइम्स से। मैं हूं जैद अहमद। आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एडवोकेट शेख बिलाल मौजूद है। शेख बिलाल पेशे से तो वकील है और पॉलिटिक्स में ये वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ है। आइए हम शेख बिलाल से बात करते हैं कि आने वाले जो इलेक्शन है, महापालिका इलेक्शन है, उसमें वो वंचित बहुजन आघाड़ी के ऊपर नांदेड़ में कैसे कैंडिडेट लड़ाएंगे और वार्ड के बहुत सारे मसाइल है, जैसे खड़गपुर में हम मौजूद है, खड़गपुर के क्या मसाइल है और भी बहुत सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो बिलाल भाई, सबसे पहले आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने इस नाचीज़ को अपने पॉडकास्ट में जगह दी। जी शुक्रिया। तो बिलाल भी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपका सबसे पहले हमें पॉलिटिकल और सोशल जो काम की है आपने, वो पूरी लाइफ के बारे में थोड़ा बताइए। जी, जैसा मेरा एजुकेशन BA LLB हुआ है, उसके बाद कुछ वजहात की वजह से मैं फार्मा फील्ड ज्वाइन किया। फार्मा फील्ड फिर छोड़कर मैं सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविटी में आया हूँ। इस तरह से खड़गपुर में BSUP को लेकर एक योजना आई थी, बेसिक सर्विसेज फॉर अर्बन पुअर्स, JNNURM के अंदर। जी तो उसके अंदर खड़गपुरा जो बस्ती है जी वो NTC की बस्ती है। वहाँ पर तकरीबन जो 34 एकड़ ज़मीन है और जहाँ पर खड़गपुरा बसा है आज, वहाँ पर सभी को उठाकर नाले के करीब में डबल स्टोरी टाइप में G+2 इस तरह से उनकी योजना थी। खड़गपुर के जितने रहवासी थे उनको 350 स्क्वायर फीट में G+2 के अंदर घर देने वाले थे। तो उस वजह हमारी बनी है कि भाई 350 स्क्वायर फीट में एक इंसान रहेगा कैसे। हमने, हमारे कुछ दोस्तों ने मिलकर मोहल्ला शरीफ में सर्वे किया, हर घर पर गए। हर घर पर जाने के बाद हमने जितना भी डाटा हम कलेक्ट कर सकते थे, जो घर के बड़े लोग हुआ करते थे, उनसे पूछे कि भाई आप जहाँ पर है वहाँ पर आपको घर कुल चाहिए या नाले के करीब में जो G+2 का प्रपोजल गवर्नमेंट दे रही है कि वहाँ चाहिए। तो तकरीबन जब हमने ये सर्वे किया तो तकरीबन 90% मोहल्ले वालों को कहना था कि हम जहाँ पर बसे हैं वहाँ पर ही हमको घर कुल दिया जाए तो बेहतर रहेगा। वो लड़ाई को लेकर मेरा सोशो पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ। इसी बुनियाद पर हम फारूक अहमद साहब से मुलाकात की पहली दफ़ा, और फारूक साहब ने हमें इसमें भरपूर साथ दिया, ताउन दिया। मोहल्ले वालों ने हमको बहुत साथ दिया, ताउन किया। हमने वो लड़ाई शुरू की और अल्लाह के करम से खड़गपुर में जो BSUP की योजनाएं थी उसे ख़त्म करवाने के लिए हमने लड़ाई लड़ी और उसमें कामयाबी पाई है। जी,
बिलाल भाई, जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत सारे जो मसाइल है, खड़गपुर एक मसाइल है, उन तमाम मसाइल को उठाने के लिए आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। एक सवाल मेरा ये है कि पॉलिटिक्स में हमने देखे कि बहुत सारे जो लोग हैं जो अभी पॉलिटिक्स में है, उसमें अनएजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा है। तो पॉलिटिक्स में एजुकेटेड लोग क्यों नहीं आते, और क्यों आना चाहिए एजुकेटेड लोग? देखिए, ऐसा है कि सियासत जो हुआ करती थी, जी। अगर हमको, जैसा कि हम मुसलमान हैं और अफसर के ज़माने में अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं जी। तो वहाँ पे देखेंगे अफसर ने मसाजिद से सियासत की है। जी। सियासत सिर्फ अच्छे कामों के लिए क्या करते थे अफसर, जी। वो धीरे धीरे चेंज होते होते, अगर आज का इरा देखते हैं तो आज से 20 से 25 साल पहले जो नांदेड़ में नज़ीर बाबा नाम के जो एक कॉरपोरेटर हुआ करते थे, हमारे मोहल्ले के पहलवान साहब हुआ करते थे, जी। फिर ऐसे नामवर ईमानदार लोग हुआ करते थे जो कॉरपोरेटर बनते थे, हम्म। जो बेदाग थे। जब उन्होंने अपने मसाइल को लेकर कमिश्नर के ऑफिस तरफ रवाना होते हम्म। तो ऐसा सुनने में आया है कि कमिश्नर नीचे आया करता था अच्छा। मुलाकात के लिए कि आप हमें, हाँ, आप तकलीफ ना करें, हम नीचे आके आपकी बात सुनते हैं। जी। यानी कि जो सियासत थी वो इतनी ईमानदाराना पाकीदा सियासत थी जो आज बदल चुकी है। हम्म। सियासत तो एक बदलाव लाने के लिए टूल होता है। हम्म। जो जिस तरह से हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो यहाँ का जो सिस्टम है, प्रधानमंत्री हो, एमपी को चुनना हो, एमएलए को चुनना हो, हम्म। कॉर्पोरेटर को चुनना हो या जिला परिषद मेंबर को चुनना हो, हम्म। पहले क्या हुआ करता था, हुकूमतें हुआ करती थी, बादशाह हुआ करता था। पर अब वो चेंज होकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टीज, रिपब्लिक कंट्रीज बने, हम्म। वहाँ पे चुनने का एक तरीका बना। जी। पहले ईमानदार लोगों को चुना जाता था, हम्म। और धीरे धीरे यहाँ के कुछ सत्ताधारियों ने अपने आप को, जब नाकारा उन्होंने अपने आप को आने में देख रहे थे, हम्म। तो उन्होंने नोट के बदले वोट का सिस्टम चालू किया। जी। और जो गरीब तबका होता है वहां पर जाकर पैसे देकर वोट लेना शुरू किया। हम्म। पहले क्या हुआ करते थे कि जो ईमानदार टीचर्स हुआ करते थे या फिर जो नौकरी पेशा या जो पढ़ा लिखा हुआ करता था वो सियासत में आता था जी। ताकि समाज में, मोहल्ले में बदलाव लाए। हम्म। वो धीरे धीरे हटते हुए आज कॉर्पोरेटर की जगह पर गुत्तेदार बनना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग। चुन के आने के बाद मैं किस तरह से ज़्यादा परसेंटेज लूँ, ये मानसिकता लेकर जो आजकल कॉर्पोरेटर्स आ रहे हैं वो समाज के लिए घातक है। और उनके जहाँ पर वो एरिया में काम कर रहे हैं, जो लोगों का वो वोट ले रहे हैं, हम्म। उनके साथ दगाबाजी कर रहे हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए। सियासत बहुत अच्छी चीज़ है, अपने समाज का, अपने एरिया का डेवलपमेंट करने का बहुत बड़ा टूल है, उसको सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। हम्म। जैसे कि आप बताए कि आपने फारूक अहमद के साथ आपने जुड़े थे, और अभी आप वंचित बहुजन आघाड़ी में बिलाल भैया, एक चीज़ ये है कि वंचित बहुजन आघाड़ी जो है, वीबीए, पूरे महाराष्ट्र में भी उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं। जी। तो वंचित वीबीए पे ये इल्ज़ाम लगाया था कि वो बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि ये लोग ये कहते हैं कि जहाँ पर इनकी सीट नहीं निकलती वहां पर भी ये लड़ाते। तो इससे ये लोग लोग बोलते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, इनकी वजह से बीजेपी को फायदा होता है और बीजेपी की वहां सीट निकलती। तो ये तमाम जो इल्जाम है वंचित बहुजन आघाड़ी पे, तो आप इसके ऊपर कैसे डिफेंड करेंगे इसको? देखिए, डिफेंड करने का मामला ऐसा है कि 2019 में ये वंचित बहुजन आघाड़ी बनी है, जी। उसके बाद से पहला इलेक्शन होता है, हम्म। युति होती है, और एक इतिहास में जो मुसलमान चुनकर नहीं जा सकता था, हम्म। 35-40 साल से नहीं जाया करता था जहाँ से, हम्म। वहाँ से बीबी की ताकत की वजह से मुसलमान चुनकर गया। ठीक है। उसके बाद युति टूटी। युति टूटने के बाद लोगों ने फिर, आपको मालूम है सियासत में इल्ज़ामात लगाने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलता है। जी। फिर अगर कोई गिरता है तो मेरा टांग ऊपर, जी। इस तरह से कहना और दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना। अनशन और इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान होता है। मैं जिस तरह से करीबी तौर पर डॉक्टर एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर साहब को जानता हूँ, हम्म। और तकरीबन 2019 से मैं साहब से जुड़ा हूँ, जी। मैं यकीन से कहता हूँ वो बेबाक लीडर है, बहुत ईमानदार लीडर है। हम्म। उनकी नुमाइंदगी पिछड़ों को, दलितों को, हम्म। वंचित को, ओबीसी को और खासतौर पर मुसलमानों को हम्म। अपना रिप्रेजेंटेशन समाज से लेकर सियासत में और गवर्नमेंट में दिलाने की हक की लड़ाई वो लड़ते हैं। हम्म। जिस तरह से अनशन और इल्ज़ाम लगाने वाले अगर हम देखते हैं, कांग्रेस पार्टी हो या दीगर कोई भी पार्टी हो, अगर वो अनशन लगाती तो बिल्कुल गलत है, गलत इल्ज़ामात लगाते हैं। एक छोटी सी बात ये है, हम्म। अठवले साहब जिनका
पार्टी है, उनका कोई कॉर्पोरेटर नहीं, जी। एमएलए नहीं, खासदार नहीं, फिर भी उनको केंद्र में 2 मंत्रालय मिलते हैं हम्म, और बहुत बड़ी पोस्ट मिलती है। जी। जबकि वंचित बहुजन आघाड़ी ने 40 लाख की वोट ली है। अगर चाहते, प्रकाश हम्म, अम्बेडकर साहब अगर चाहते, एक फोन अगर लगा दे भाजपा सरकार को, जी। तो मैं यकीन से कहता हूँ कि वो 4 मंत्रालय उनको मिल जाएंगे हम्म, और एक साल में तकरीबन 2 से 2,500 करोड़ का उलाढाल एक मंत्रालय में होता है। जी। ठीक है। और इनकम की बात अगर करेंगे मंत्रालय में, तो करोड़ों रुपए की इनकम होती है, खरबों की इनकम होती है, हम्म, सिर्फ एक फोन पर वो कर सकते हैं। मगर वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, मुसलमानों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। हम्म, इसलिए उन हक की लड़ाई लड़ने के लिए जो सभी समाज को एक साथ लाने की बात करते हैं, वो कुछ जातिवादी पार्टियों को पसंद नहीं आता। तो जातिवादी पार्टियां क्या करते हैं, जो उनके एजेंट्स होते हैं, हम्म, उनको ये चीज़ बोलने लगाते हैं कि भाई ये फला पार्टी है और ये बी टीम कहलाती है बोलकर। ऐसा कुछ अस्तित्व नहीं होता है। एक अपनी पार्टी है, ये भी है वंचित बहुजन आघाड़ी, और सभी को लेके चलने की वो कोशिश करती है। जी। अभी जैसा कि आपने बताया कि आप लोग ने जब अलायंस किए थे तो एक खासदार चुन कर दिए थे, तो क्या वजह हो सकती है वो अलायंस टूटने की, क्या वजह है? देखिए, वजह तो सभी को पता है, जी। मगर अपना बच्चा दूसरे का पुट्टा जो कहा जाता है। जब भी किसी से आप पार्टनरशिप करते हैं, बिजनेस अगर देख लेते हैं, हम्म, तो आप एक तरफ दे ही रहे हो और आपको इन टर्म्स ऑफ रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है, हम्म, वहाँ पर सोचा जाएगा। 2019 के इलेक्शन में खासदार चुनकर आए। खासदार जब मुसलमान का चुनकर आता है, दलित समाज पूरा उनको वोट देता है। जी। उसी तरफ अगर किसी और समाज के व्यक्ति को अगर वोट देना होता है, तो मुसलमान का रेशो बहुत कम हो जाता है। अच्छा। अपन आलम खान साहब की मिसाल लेते हैं, वो जी। भी एक मुसलमान थे, परभनी से उन्होंने खासदार की लड़ाई, जी। 1.5 लाख के करीब करीब उन्होंने वोट लिया है, हम्म, जिसमें से 1,40,000 के करीब करीब हम्म, एससी समाज की वोट उनको है, थोड़ी बहुत ओबीसी है और 5,000 के करीब मुसलमान। हम्म, तो क्या वजह होती है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के लेवल पर मुसलमान को 5,000 वोट मिलते हैं जी। और किसी और पार्टी के लेवल पे ज़्यादा वोट मिलते हैं। तो जब पार्टनरशिप होती है, अलायंस होता है, तो देवन घेवन दोनों भी बराबर होना चाहिए। बाद में हुआ ऐसा कि आमदार के इलेक्शन लगे, तो वहाँ पर अगर आप रिप्रेजेंटेटिव अगर देखा जाए मुसलमानों का, महाराष्ट्र में 14% है, जी। 288 वोट अगर देखते हैं, तो 80 के करीब करीब मिलना चाहिए। सीट्स। जी। एटलीस्ट 40, इसका हाफ भी अगर पकड़ ले तो 40 होना चाहिए। हम्म, मगर कोई पार्टी अगर आकर बोलती है कि मुझे 100 सीट चाहिए, तो हम वंचित बहुजन अगर सिर्फ एससी समाज की रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही है, जी। वो ओबीसी के भी लड़ती है, एसटी के भी लड़ती है, बीजेपी के भी लड़ती है और मुसलमानों की भी लड़ती है। हम्म, अगर आप किसी एक समाज को पर्टिकुलर ज़्यादा सीट दे देंगे, तो बाकी समाज के साथ आप इंसाफ नहीं कर पाओगे। जी। हमने कहा था कि कुछ सीट आप ले लीजिए जहाँ हम्म, पर आपका अस्तित्व अच्छा है, जहाँ पे आपका वोट बैंक अच्छा है, हम्म, वो वहाँ पर हम आपको प्रेफर करेंगे। जी। और हमारा कहना खुला खुला था कि हम आपको 20 सीटें दे रहे हैं हम्म, और कुछ सीट पे हम भी मुसलमान को लड़ाएंगे। जी। तो इस तरह से जो हमारा कैलकुलेशन था, 40 के करीब करीब मुसलमान उस टाइम अच्छा। अगर अलायंस हो जाता था तो चुनकर आते थे। हम्म, मगर दूसरी और पार्टी के यहाँ के अध्यक्ष ने जल्दबाजी करके ऐलान कर दिया कि भाई हम जी। अलायंस नहीं करेंगे। हम्म, फिर भी प्रकाश अम्बेडकर साहब ने कहा था कि असदुद्दीन अवैसी साहब हमारे बड़े भाई हैं, हम्म, अगर वो हमको एक फ़ोन लगा दें हम्म, कि हमारी कल इलेक्शन है, आज यूटी हो जाएगी अपनी, कल इलेक्शन से 1 डे बिफोर भी अगर वो फ़ोन लगाकर हमको कहते हैं जी। कि हमारी यूटी है, तो हम्म, हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। मगर असदुद्दीन अवैसी साहब का कुछ यहाँ पर अमल दखल नहीं रहा, उन्होंने इम्तियाज़ जलील साहब पर ही सब कुछ छोड़ दिया था। जी। एक चीज हमने देखा है कि महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे, वंचित को खासकर मुसलमान पसंद नहीं करते। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मुसलमानों ने वंचित बहुजन आघाड़ी क्यों पसंद करना चाहिए और क्यों उनका वंचित का सपोर्ट करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है दैट। जी। देखिए, आपको पता है, जब से ये जातिवादी पार्टीज जब से सत्ता में आई है, जी। कोई ना कोई इशू को लेकर वो मुसलमान को मारना शुरू करती है। हम्म, पहले क्या हुआ करता था, कांग्रेस के ज़माने में अगर अगर देखें, जी। तो दहशतवादी संगठन के नाम पर मुसलमानों को उठाया करते थे। जी। जी। हाँ। जब से ये जातिवादी पार्टी सत्ता में आई है, तो इनका एक नया पैटर्न उन लोगों ने शुरू किया है। किसी एक भारत के कोने में एक मुसलमान को मारा जाता है, उसको लिंच किया जाता है, उसका वीडियो बनाया जाता है, हम्म, तो वो सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जाता है हम्म, और उसकी जो दहशत होती है पूरे हिंदुस्तान में फैलती है। हाँ जी।
तो डर का माहौल ये लोग बनाते हैं, ठीक है। लिंच करने का एक नया तरीका लेकर आया है, वो लिंच के ऊपर किसी ने अभी तक आवाज़ नहीं उठाई। हजारों की तादाद में मुसलमान मारे गए, आवाज़ उठाने वाले एक में प्रकाश अम्बेडकर साहब। जी। दूसरी चीज़, महाराष्ट्र के अंदर टीपू सुल्तान साहब के स्टेटस को लेकर एफआईआर होती है, बच्चों को अरेस्ट करते हैं। प्रकाश अम्बेडकर साहब टीपू सुल्तान की फोटो लगाकर प्रोग्राम करते हैं। जब औरंगजेब आलमगीर के नाम पर स्टेटस रखने के ऊपर एफआईआर होती है, प्रकाश अम्बेडकर साहब दौलताबाद जाते हैं, उनकी मज़ार पे चादर चढ़ाते हैं और वहाँ से यहाँ के सीएम को आह्वान करते हैं कि मैं आज औरंगजेब की मज़ार पर आया हूँ, आपको एफआईआर करना है तो करें। हर मौके पर वंचित बहुजन आघाड़ी ने मुसलमान के हर इशू को उठाया। सीएनआरसी की बात आती है तो सबसे पहले प्रकाश अम्बेडकर साहब हिस्ट्री के अंदर दादर कभी बंद नहीं हुआ सर। सीएनआरसी को वक्त में वहाँ पर प्रोग्राम लेकर प्रकाश अम्बेडकर साहब ने दादर बंद कराया। दिल्ली जाकर जंतर मंतर पर खुद के पैसों से प्रोग्राम लिया। जब भी रिजर्वेशन की बात आती है तो मुसलमानों को रिजर्वेशन दो बोलकर प्रकाश अम्बेडकर साहब बात करते हैं। छोटे इशू से लेकर बड़े से बड़े इशू तक जब वंचित बहुजन आघाड़ी हमारे, मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ, उसके मसाइल के ऊपर बात करती है, मैदानों में उतरती है, तो मैं उस पार्टी को पसंद क्यों ना करूं। दूसरी पार्टियां जो मजहब के नाम पर बनी है उसके कंपैरेटिवली 100% मेरी पार्टी जो वंचित बहुजन आघाड़ी है वो काम कर रही है, इशू को उठा रही है। तो मुझे बीइंग ए एजुकेटेड पर्सन बोलो, थोड़ा बहुत समझदार बोलो, या सियासत की थोड़ी बहुत शऊर रखता हूँ बोलो, तो मेरा फ़र्ज़ है कि जो पार्टी मेरे कौम और समाज के लिए काम कर रही है, आवाज़ उठा रही है, मैं उसका साथ दूँ। एडवोकेट बिलाल साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमको समझाया कि वंचित को मुसलमानों ने क्यों सपोर्ट करना चाहिए। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी हम थोड़े दिन पहले एक पॉडकास्ट किए थे, एक्स कॉर्पोरेटर जो है कांग्रेस के, अभी जो एनसीपी में है, उन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी और फारूक अहमद उनकी टीम के बारे में ये कहा कि सोशल मीडिया के काम करते हैं और सोशल मीडिया पे आते हैं, ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं करते। तो ये तमाम जो इल्ज़ामात है, जो ब्लेम्स है आप पर, तो आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, डिफेंड कैसे करेंगे? जिसने अभी आपने कहा, जी। मुझे लगता है कि जिस किसी भी शख्स ने वो कहा है उनको सियासी शऊर नहीं है। अगर वो कभी जिलाधिकारी कार्यालय अगर जाएं या मनपा ऑफिस जाएं, सबसे ज़्यादा इश्यूज हमने उठाए। हम नाली से लेकर सड़कों तक, पाइपलाइन तक और नाली की डेवलपमेंट तक हर इशू पर आवाज़ उठाते हैं। ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा काम आज वंचित बहुजन आघाड़ी का है। जो शख्स ने ये बात कहा है, मैं कहता हूँ कि पार्टी बदलने से अपना किरदार, अपने वार्ड का डेवलपमेंट नहीं होगा। पहले आप सियासी शऊर लाएं और उसके बाद किसी और पर टिप्पणी करें। एक एक्स कॉर्पोरेटर ने भी कहा था कि फारूक अहमद जो पॉलिटिक्स में उतनी समझ नहीं है, अभी वो कच्चे है पॉलिटिक्स में। इसके ऊपर भी आप क्या कहें? देखिए, सियासत में आज अगर देखा जाए तो नांदेड़ के अंदर खासतौर पे कुछ लोग जो 2 नंबर के धंधे करते हैं, जिनको सिर्फ अपना 2 नंबर का पैसा बचाना होता है, गुटखा कर हो या किसी और 2 नंबर के कारोबार को चलाना होता है, वो सियासत में आ जाते हैं और वो खुद को तो कुछ समझता नहीं है, दूसरे पे टिप्पणी करने में बड़ी आसानी समझते हैं। आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर इतना सुलझा हुआ लीडर जो बेबाकी से अपनी बात कौम के लिए रखता है, दूसरे समाज के लिए रखता है, मुझे नहीं लगता कि कोई और होगा। फारूक अहमद साहब ने सिर्फ नांदेड़ ही नहीं और सिर्फ मुसलमान ही नहीं तो हर समाज के लिए, नांदेड़ के हर जिले के लिए जाकर आवाज़ उठाई है, बेबाकी से आवाज़ उठाई है और एक लीडर जो सच्चे मुसलमान को होना चाहिए वो अपने आप को उन्होंने साबित किया है। जी हाँ। एक बड़ी कंट्रोवर्सी ये भी सामने आई है, जिस तरह से वंचित बहुजन आघाड़ी जो भूख हड़ताल में बैठे थे, फारूक अहमद जो बैठे थे वहाँ पर, तो जो अभी जो बाढ़ में जो लोग घर डूब गए थे, तकरीबन 4 से 5 मरतबा नांदेड़ में बाढ़ आई और उन तमाम लोगों को पैसे नहीं मिल रहे थे। तो वंचित बहुजन आघाड़ी, फारूक अहमद खुद भूख हड़ताल में बैठे थे, लेकिन कुछ पॉलिटिकल लोग ने ये कहा है कि एक दिन में आप बैठे हैं और दूसरे दिन आपको पैसे मिल जाना, वो लोग थोड़ा ब्लेम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, कैसा है, जिस तरह से हमको पता है कि 2024 में जब सैलाब आया था, उसका सर्वे होने के बाद उसके पैसे गवर्नमेंट ने यहाँ पर भेज दी थी और वो पेंडिंग पड़े हुए थे। कई बार यहाँ के खासदार, आमदार, बड़ी बड़ी पार्टीज के बड़े बड़े नेताओं ने जाकर उसको कोशिश की दिलवाने की, मगर हकीकत ये है कि वो जो 2024 का पैसा था वो
हजम होने वाला था, जी। क्योंकि उसके अंदर जो ज़्यादातर लोग थे, क्योंकि अब अगर देखते हैं कि ये सैलाब ज़्यादा कहाँ पर आया, तो मुस्लिम बस्ती और दलित बस्ती में आया है। जी। और जब ये बेनिफिशरीज ज़्यादा मुस्लिम और दलित देखा गया उसमें, तो यहाँ के प्रशासन ने और यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी जो जातिवादी है, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक यादी को ख़त्म करके बोगस यादी डिक्लेयर की और उस यहाँ के जो बेनिफिशरीज हैं उनको पैसा नहीं देने का तय किया था। ये बात जब हमको पता लगी तो हमने वहाँ से उसको फॉलो लेना शुरू किया। देखिए, जब हमको ये चीज़ मालूम हुई कि ये बात 14,000 फैमिलीज की है जी। और गरीबों की है, एक गरीब के लिए 10,000 बहुत मायने रखते हैं सर। देखा जाए तो सैलाब की वजह से लाखों का नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को होती है। रात में अपना सामान बांधो, वहाँ से माइग्रेट करो, फिर सूखने घर आने के बाद साफ सफाई करो, यानी कि लाखों का नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मुआवजा एक मामूली से ऊँट की मुँह में जीरे के बराबर होता है। जी। और उतना भी अगर गवर्नमेंट नहीं देती है तो हम जैसे सुलझे हुए लोगों को ये काम होता है कि जो गवर्नमेंट नहीं दे रही है, जो फ़ायदा गवर्नमेंट से नहीं हो रहा, वो दिलाएं। जब हमको ये पता लगा कि यहाँ का प्रशासन पैसा नहीं देना चाह रहा, तो हमने एक मीटिंग की। मीटिंग में हमने इशू बहुत बड़ा था, जी हाँ। तो हमको ऐसा कुछ करना था जिसकी वजह से प्रशासन के ऊपर एक प्रेशर बने। तो हमने तय किया कि भूख हड़ताल हम करते हैं, ठीक है। तो भूख हड़ताल की गई। भूख हड़ताल करने के बाद प्रशासन के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कामयाब रहे उसके ऊपर दबाव डालने के लिए। और जो लोग कह रहे हैं कि भाई 2 दिन में मिलते हैं, क्या 2 दिन में मिलते हैं, तो मैं बड़ी बेबाकी से ये कहूँगा कि किरदार आपका साफ रखे तो सरकार भी मानती है। खुद के 2 नंबर के कारोबार रखेंगे और आप 2 नंबर के कारोबार करेंगे और सरकार पे जाकर कहेंगे कि ये मेरी बात मानो, तो प्रशासन आपकी फाइल खोल देगा। कभी कोशिश तो करके देखो, फाइल कितनी खुलती है मालूम हो जाएगा। दूसरे शख्स जो कह रहे थे कि भाई तो कि 2 दिन में कैसा होता है, तो गुत्तीदारी छोड़िए, आपकी फाइल जो दबी रहती है कमिश्नर साहब निकाल के दे देंगे, तेरी फाइल पकड़ और तो अपने इश्यू कर दे, तो उसके लिए किरदार लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह फारूक अहमद साहब के अंदर वो किरदार है जो प्रशासन को झुकाकर 14,000 फैमिलीज को उन्होंने पैसे दिलवाने का काम किया। जी। अभी आने वाले 2 या 3 महीने में महापालिका इलेक्शन है। एक तरफ हम देखेंगे कांग्रेस बहुत स्ट्रांग मानी जाती है क्योंकि पिछले साल भी जो है कांग्रेस के मेजोरिटी में कांग्रेस सीट ज़्यादा आई है, और दूसरी तरफ अशोक चौहान है जो किंग मेकर माने जाते हैं। और अभी मुस्लिम एरियाज में ये भी हवा चल रही है अशोक चौहान जो है वो खुद की पार्टी का जो है खुद के सिंबल से वो इलेक्शन लड़ेंगे, यानी कि अशोक चौहान मित्र मंडल के नाम से वो मुस्लिम एरियाज में अपने कैंडिडेट लड़ाएंगे। और दूसरी तरफ सेकुलर कहने वाली अजीत पवार की एनसीपी वो भी स्ट्रांग है। तो इन तमाम पार्टीज के रहते हुए, और एमआईएम भी यहाँ पर स्ट्रांग होते ही दिख रही है, इन तमाम पार्टीज के रहते हुए आप वंचित बहुजन आघाड़ी को कैसे प्रेजेंट करेंगे? देखिए, आप अगर देखेंगे तो पिछले 8 साल से यहाँ पर 3 साल से तो प्रशासक निमणूक है। 5 साल पहले तक के यहाँ के जो नगर सेवक थे वो खुद की ताकत पर बल पर नहीं आए थे, ये जग जाहिर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये सिर्फ अशोक राव साहब ने जो पैसा चलाया था उसके बल पर आए थे। मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर वो कैरेक्टर लेकर आते हैं तो वंचित बहुजन आघाड़ी का मामूली सा कार्यकर्ता उनको हरा देगा। कैरेक्टर की और काम की बात लेकर आते हैं। वो क्या करते हैं कि चांद रात को गांधी जी को लाते हैं, गांधी जी को बांटते हैं, उसी बेसिस पर चुनकर आते हैं। मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ जो अपने आप को नांदेड़ के धनी कहते हैं, अब सियासतदान कहते हैं, वो बिना गांधी जी के सपोर्ट में अपने कैरेक्टर और अपने काम को लाकर इलेक्शन लड़ लें, जनता उनको उनकी हकीकत दिखा देगी। और रही दीगर पार्टीज की बात, कांग्रेस से वंचित बहुजन आघाड़ी का हम कोशिश कर रहे हैं कि अलायंस हो। देखिए, कांग्रेस का वोट बैंक जो है मुसलमान और दलित समाज, और देखा जाए तो वंचित का भी वही वोट बैंक है। अगर हम आपस में लड़ते हैं तो फायदा किसी और जातिवादी पार्टी का होगा। जातिवादी पार्टी बहुत ही जहरीली है जो 2 समाज में जहर घोलने का काम कर रही है, और वो भारतीय संविधान को अनुकूल नहीं है। भारतीय संविधान ने जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारत को अपनी जगह पर देखा था, उनकी बहुत ज़्यादा पिक्चर अलग थी, मगर ये आरएसएस जैसी संगठनाएं इसमें जहर उगलकर अपने प्यादों को पार्टी लेवल पे उठाकर 2 समाजों को अलग अलग कर रही है, जो भारत के लिए बड़ा ही हानिकारक रहेगा।
यहाँ पर जो आप जैसा कहा कि राष्ट्रवादी भी अपनी कोशिश करे, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना रिप्रेजेंटेटिव और अपना कॉर्पोरेटर चुनाने की कोशिश लाजमी करती है, जी पर जनता उन्हें दिखा देगी। हकीकत नांदेड़ की जनता बड़ी बागी है हम्म, और अमन पसंद भी है। जी ज़रूर वो उनको अपनी जगह दिखाएगी। जातिवादी पार्टी हरी हो हम्म, या भगवी हो, वो बिल्कुल अपनी जगह पर ही सीमित रहेगी। अशोक राव साहब अपने आप को बचाने के लिए जातिवादी पार्टी में गए, उनका अपना मसला था। अगर वो नहीं जाते तो शायद जेल में उनको भी शायद गुजारना पड़ता, ये जी भी हो सकता है, ऐसी चर्चा मार्केट में है। हम्म, तो उन्होंने तो कोशिश करेंगे ही अपने अपने लोगों को जिताने की। जी और मुझे यकीन है नांदेड़ के अंदर कि हम पॉजिटिव तौर पर अपने ज़्यादा से ज़्यादा सीट यहाँ पर चुना कर सत्ता के भागीदार हम भी बनेंगे। एडवोकेट बिलाल साहब, अभी जैसा कि आपने बताया कि अभी आपकी कांग्रेस से बात चल रही है अलायंस में, लेकिन हर बार जब हम देखते हैं तकारीर में या स्पीचेस में हो गया, कांग्रेस को बहुत टारगेट करती है वंचित बहुजन आघाड़ी। तो लेकिन अब कांग्रेस साथ ही अलायंस क्यों कर रहे देखो, मैंने भी जस्ट आपसे जिक्र किया हैं? जी कि हम दोनों का भी वोट बैंक वही है। दलित जी अगर हम एक दूसरे के साथ में कंपटीशन करते हैं, लड़ते हैं, तो फायदा ओबियसली जातीयवादी पार्टी को। हम्म, हमारे नगर सेवक कम चुनकर आए तो हमको बर्दाश्त हो जाएगा, मगर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई जातीयवादी पार्टी यहाँ पर चुनकर आए। हम्म, आपने देखा होगा कि बुलडोजर राज यूपी में बहुत ज़्यादा चल रहा है। हम्म, नागपुर में भी चालू हुआ, पुणे में भी चालू हुआ। तो आपने एक पैटर्न देखना चाहिए कि जो प्रशासन होता है, लोकल प्रशासन प्रशासन जो होता है, हम्म, जिला प्रशासन जो होता है, उसको ताकत होती है कमिश्नर्स को और अ, नगर पालिका को किसी का घर उध्वस्त करने के लिए। जी और जब तक कि ये जातिवादी पार्टी अपनी सत्ता नहीं लेकर आएगी, तब तक ये करने के लिए उन्हें सक्षम नहीं होते हैं। अच्छा तो मुझे लगता है कि नांदेड़ में अगर ये जातिवादी पार्टी चुनकर आती है, हम्म, तो जो मुस्लिम समाज हो, दलित हम्म, समाज हो, जो एक्टिविस्ट हो, जी जो समाज की बात करता है, इंसाफ की बात करता है, जी उसके घर बुलडोजर चलवाने के लिए ये लोग आसानी पैदा हो जाएगी उन लोग को, अगर वो जातिवादी पार्टी आती है। जी मुसलमानों के घर टूटे जाएंगे, दलितों के घर टूटे जाएंगे, जी नुकसान दोनों समाज का होगा। हमको 4 सीटें कम मिली, परवाह नहीं, मगर हम्म, हमको जातिवादी पार्टी को आज ऊपर आने नहीं देना है। जी नांदेड़ की सत्ता उनके हाथ में नहीं देना है। हम्म, हमारी यही कोशिश है, इसलिए हम कोशिशें कर रहे हैं। बाकी अल्लाह वालों आगे क्या होगा। जी हमारी नीयत साफ है, हमको यहाँ पे भाजपा को जीतने नहीं देना है। हम्म, हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है कांग्रेस के साथ में लेने का। अच्छा। एक तरफ हमारे सामने जो है अजीत पवार की जो एनसीपी है, जो अपने आप को सेकुलर बताती है, लेकिन वहीं उनकी पार्टी के जो आमदार है, जो एमएलए है संग्राम जगताप, आए दिन वो मुसलमानों के खिलाफ बुरा बुरा कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ों के ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर देखा जाए, अगर अजीत साहब अगर अपने आप को सेकुलर कहते हैं, तो हम्म, फिर आज भाजपा में सत्ता क्यों भोग रहे हैं? जी अगर सेकुलर होते तो शायद भाजपा के साथ नहीं होते, हम्म, शिंदे साहब की शिवसेना के साथ नहीं होते, नीचे अपनी काका को धोखा देकर अलग से अपनी पार्टी नहीं बनाते। हम्म, सेकुलर का मतलब होता है सभी समाज को लेकर चलना। जी देखिए, आज वो एमएलए संग्राम जगताप इतना बोल रहा है, हम्म, तो अजीत पवार साहब ने एक लेटर निकाल के पेमेंट क्यों नहीं किया, सस्पेंड क्यों नहीं किया? जी पावर है ना उनके पास। तो मैं मारे जैसा कर तू तू पीठ पे हाथ फिरा जैसा कर, ये मामला इनके साथ में हो रहा है। हम्म, दिल में वही है, बस मुंह पे मीठे बोल लेकर मुसलमानों में जाकर हम तुम्हारे चाहने वाले हैं और हम तुमको संरक्षण देंगे, ये सब झूठा दिखावा है। अजीत पवार साहब ने पल ये करके दिखाएं, उन्होंने जब तक आपको टर्मिनेट करें, उसका इस्तीफा लें, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी समझ में आएगा कि नहीं यार, इन्होंने जातिवादी पार्टी नहीं है, सेकुलर पार्टी है। तो उनको संग्राम जगताप जो समाज के लिए हानिकारक इंसान है, उसको सीधा सीधा इस्तीफा लेकर उसे अकाल पट्टी करें, तो लोगों को समझ में आएगा। वरना तब तक ये तो कोई पब्लिक मानेगी नहीं, कितना भी कह लें। जी जैसे कि 2019 में फारूक अहमद ने एमएलए का इलेक्शन लड़ा था दक्षिण से, तो लेकिन ये कहा जा रहा था कि कुछ गलतियों की वजह से हम इलेक्शन हारे, ऐसा वंचित बहुजन आघाड़ी का कहना था। लेकिन 2024 में फिर से इलेक्शन लड़े, उसमें वंचित की हार हुई। तो क्या लगता है, जो 2019 में जो गलतियां थी आपने उसके ऊपर काम तो किया, फिर आपने 2024 में लड़ाई लड़ाई लड़ी, इलेक्शन लड़ा, हम्म। तो ये और एक बार हारने की क्या वजह है? देखिए, आपको हकीकतें पता है, नांदेड़ जी की समाज की हकीकतें पता है। जो इंसान उत्तर से लड़तू लड़तू बोलकर लास्ट मोमेंट पे जब दक्षिण में आ जाता है, जी तो उसे क्या कहेंगे? नांदेड़ के अंदर, खासतौर पे दक्षिण में, हम्म, एक मुसलमान जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 80,000 के करीब करीब में यहाँ पर मुसलमान है, बाकी दीगर ऐसी समाज भी है। दोनों का रेशियो मिलाएंगे तो बिल्कुल एक मुसलमान यहाँ पर जीत कर आता है। जी ठीक है,
मगर आपको पता है 2019 में भी हरी पार्टी ने सिर्फ गिराने के वास्ते, फारूक अहमद साहब को गिराने के वास्ते अपना एक उम्मीदवार दिया, जी और 24 में तो जानबूझकर। जो इंसान साल भर से उत्तर में कोशिश कर रहा है, लास्ट मोमेंट पे इधर आना बिल्कुल साफ है। कई करोड़ों का मामला था, जेब गरम कर लिए और कौम का नुकसान कर दिए। और समाज को भी समझ रहा है, मुसलमानों को भी समझ रहा है जी कि कौन क्या कर रहा है। जनता जरूर उनको जवाब देगी। जी। जैसे कि 2019 में फारूक अहमद ने इलेक्शन लड़ा आमदार के लिए, एमएलए के लिए, 2024 में भी लड़ा, तो क्या नांदेड़ दक्षिण से कोई मुस्लिम सीट निकल सकती है एमएलए की? ओबियसली निकल सकती है। अगर देखा जाए तो तकरीबन 25-26 हज़ार ऐसी समाज का वोट होता है, जी और 60 हज़ार 55 हज़ार के करीब करीब मुसलमान का वोट बैंक ईवीएम में जाता है। जी तो दोनों का अगर कैलकुलेशन देखते हैं हम्म, तो एक पक्का मुसलमान यहाँ से जीत जा सकता है। यहाँ पे मराठे कम हैं, ओबीसी कम है, तो दोनों अगर समाज का कॉम्बिनेशन होता है तो 100% एक मुस्लिम नेतृत्व यहाँ से बनेगा और चुनकर भी जाएगा, बशर्ते कि हरी पार्टी ने अपना जो दोगलापन है वो ना दिखाए, जी जी अपना उम्मीदवार ना खड़ा करे। क्योंकि देखिए, मैं समाज के लिए काम करता हूँ और समाज का नेता हूँ, बोलना बड़ा आसान है, जी पर उसकी वजह से क्या समाज को फायदा हो रहा है, ये भी तो देखना जरूरी है। हम्म, हम वक्त पे आते हैं और मुसलमान को ही गिराते हैं। हम्म, जहाँ पर से आपका अस्तित्व है वहाँ से सिर्फ 7 से 8 सीटें आप लाते हो, 10 सीट लड़ाते हो, तो दूसरे स्टेट में जाते हो 100 सीट लड़ाते हो। हम्म, ये कैलकुलेशन समझ में नहीं है। अच्छा, आप जाकर प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में इलेक्शन नहीं लड़ते, जी आप जाकर सीएम के अगेंस्ट में, फडणवीस के अगेंस्ट में इलेक्शन नहीं लड़ते। हम्म, आपको लफ्ज़ी मीम के अगेंस्ट में वोट लेना होता है, और लफ्ज़ी मीम की अगेंस्ट में ही आप अपना उम्मीदवार उतारते हो। तो आपको आपका समाज का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है या कम करना है, ये सवाल है निशान हर जनता के अंदर है। जी देखिए, पहले ज़माने में क्या हुआ करता था, लोग सोशल मीडिया नहीं होने के कारण चबूतरों पर या पेपरों के जरिए सब जी चीज़ें समझते थे। पर आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हर किसी के पास मोबाइल है, हम्म, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पर सब चीज़ें अवेलेबल है, यूट्यूब पर, और हर किसी को समझ रहा है। सिर्फ समाज के नाम पर वोट लेकर हम्म, किसी एक बड़े समाज को फायदा पहुंचाना बंद कर, हम्म, दूसरे समाज को जब तक कि आप साथ में नहीं लोगे, जब तक कि आपको कुछ नहीं होने। जी आप किसी लफ्ज़ी मीम के अलावा किसी, अगर आप बड़े बड़े नेता जो हिंदू समाज के हैं उनके अगेंस्ट में लड़के दिखाएं तो आपकी हकीकतें मालूम हो जाएगी। जी। अभी हम थोड़ा वार्ड पे बात करेंगे। अभी हम जो वार्ड में बैठे हुए, वार्ड नंबर 18 खड़गपुरा है। जी तो खड़गपुरा में आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आप भी, आपका पूरा बचपन यहीं रहा हुआ है, जी। तो खड़गपुरा में कितना डेवलपमेंट हुआ, और अगर डेवलपमेंट हुआ तो कितना, क्या हुआ, और नहीं हुआ तो फिर क्यों नहीं हुआ? देखिए, जिस तरह से मेरी आज 35-40 साल की उम्र है, जी जो खड़गपुरा मैं बचपन से होश संभाले जब से देखता हूँ, आज भी वही हाल में है। वही नाला है, वही टूटी फूटी सड़कें हैं, जी वही नालियों से गंदा पानी बहता हुआ है, कचरों के अंबार पड़े हुए हैं। हम्म, जहाँ क्यों है? अब मुझे बताइए, जहाँ यहाँ पर किसी शख्स को हमारे मोहल्ले वालों ने गलत रास्ते से हटाकर अच्छे रास्ते पर लाने की कोशिश की और उसको चुनाव कर दिया, जी तो उन्होंने अपने खुद के बदलाव के लिए सब कुछ किया, मोहल्ले जी के बदलाव के लिए, विकास के लिए कुछ नहीं किया। हम्म, उम्मीदें मोहल्ले वालों की यही होती है कि सुधर जाएं, आज नहीं तो कल मौका देते हैं। मगर ये देखिए कि हमारे मोहल्ले की भी जो जनता है बड़ी बेबाक है, हम्म, जिसको चाहती है सर को उठा लेती है और जिसको चाहती है नीचे गिरा देती है। जी ऐसा हुआ है मोहल्ले में। उसको नहीं तो उसको भी चुना कर दिया है। मगर जो विकास एज कम्पेयर टू न्यू सिटी है, बिल्कुल नहीं है। नाले का इशू वही है, जब आप 40 साल से यहाँ पे सत्ता में थे, हम्म, आपके केंद्र में भी सरकार थी हम्म, जिस पार्टी से आप चुनकर गए, और राज्य में भी थी। जो नाला 40 साल था पहले, हम्म, आज भी वही है। उसकी वजह से मोहल्ले में पानी आ रहा है, हजारों लोगों को नुकसान हो रहा है। आपने क्या विकास किया? आज भी हमारे मोहल्ले में छत डालना है तो परमिशन नहीं मिलती, जी जबकि जो जितने रोजगार हम्म, जो कारागिर एनटीसी के थे, उनके जब रिटायरमेंट हुआ तो 50,000 काटे गए, हम्म, उनसे बॉन्ड लिखकर लिया गया। अगर आप चाहते, आपकी नीयतें होती मोहल्ले का विकास करने की, तो आज मोहल्ले के खड़गपुरे के अंदर हर घर पर छत होती। आपको मैं मिसाल दे दूँ, सोलापुर में किसी की जगह थी, वहाँ जी पर भी जो वहाँ के मजदूर लोग थे उनको ज़मीन दी गई। हम्म, सोलापुर में हुआ है, हिंगोली में हुआ है, मुंबई में हुआ है। जब कोई तीसरी जगह पर, चौथी जगह पर हो सकता है तो नांदेड़ में क्यों नहीं? हम्म,
तो वजह ही खुली तौर पर है कि यहाँ के जो सत्ताधारी है उनको मोहल्ले का विकास नहीं करना है, जी अच्छा। बस खुद का विकास कर लें, पेट भर लें, ये सफिशिएंट समझते हैं। ये जो एरिया है खड़गपुरा, वो पुराने शहरों में उसका भी नाम शुमार होता है, और यहाँ पर बड़ी जो तादाद है वो मुस्लिम समाज यहाँ पर रहता है। हमने देखा है कि यहाँ पर डेवलपमेंट भी, आप जैसे बताइए, यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, और दूसरा यहाँ पर एजुकेशन भी नहीं है। जो यहाँ के जो युवा है, नौजवान लोग हैं, तो वो लोग एजुकेशन में बहुत पीछे हैं। तो इन तमाम चीज़ों की वजह क्या हो सकती है? देखिए, एजुकेशन सिर्फ हमारे मोहल्ले में नहीं बल्कि ओवरऑल अगर देखा जाए महाराष्ट्र लेवल पे या फिर इंडिया जी लेवल पे, जी। मुसलमानों के अंदर का जो एजुकेशन तबका है हम्म, और उसको अगर कैटेगरीज में बांटते हैं तो मुसलमान का आज ओवरऑल इंडिया की लेवल पे तो 30 to 40% मुसलमान के अंदर तबका मुसल पढ़ा लिखा है। जी महाराष्ट्र लेवल पे है तो कुछ 45 to 56 के करीब करीब वो डाटा जाता है, और उसको और ब्रेकअप करते हैं तो ड्रॉप आउट लेवल बहुत ज़्यादा कम है मुसलमानों में। हम्म, 10वीं तक बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट होते हैं, हम्म, उससे बढ़ते हैं 18%, अगर देखा जाए 100 में से 18% 12 पास मुसलमान हैं, हम्म, और ऊपर चलते हैं डिग्री होल्डर्स। मुसलमानों में 4 से 5% डिग्री होल्डर जी 100% के गेल्स में, और मास्टर डिग्री अगर देखेंगे तो 1.5 से 2% है। हम्म, सबसे बड़ी नाकामी हमारे समाज के लीडरों की है। अच्छा। हो सकता है पॉसिबल है कि हम्म, हमारे समाज की जो दीनी तंजीमें हैं हम्म, उन्होंने मुसलमानों को समझाने में नाकाम रही है। देखिए, जिस इस्लाम ने पहली आयत जो कुरान शरीफ की अल्लाह ताला ने उतारी, इक़रा बिस्मिक जी कि पढ़ो अल्लाह के नाम से, जिसकी शुरुआत ही पढ़ने से होती है, वही तबका जो समाज मुसलमान कुरान को मानता है, आज वही सबसे ज़्यादा पीछे पढ़ने में है। जी तो वजूहत ये है कि अगर देखा जाए तो गरीबी का जो रेशा होता है, गरीबों के घर बहुत छोटे होते हैं सर, हम्म, वहीं खाना, वहीं पकाना, वहीं सोना। हम्म, थोड़ा बहुत मिडिल क्लास में जाते हैं तो एक आधी टीवी आ जाती है, टेप हम्म, रिकॉर्डर आ जाता है, उनको स्टडी सेंटर अवेलेबल नहीं होते हैं। हम्म, बच्चे को पढ़ाने की हर किसी माँ बाप की कोशिश होती है, ख्वाहिश होती है, मगर कम सामान होने की वजह से, जी सहूलियातें कम होने की वजह से वो लोग पढ़ा नहीं पाते हैं। और माहौल भी आप लोग को मिलना ज़रूरी होता है। अगर माहौल अगर मिलता है तो बिल्कुल आपके मोहल्ले से भी आईएएस और आईपीएस लोग ज़रूर निकलेंगे। जी मिसाल लेते हैं खड़गपुर की, जैसे कि आपने कहा कि भाई यहाँ पे एजुकेशन का तबका कम, अभी थोड़ा लोगों में अवेयरनेस ला रहे हैं। हम तकरीबन 15 साल से हम यही कोशिश ही कर रहे हैं हम्म, कि मोहल्ले में अच्छे पढ़े लिखे लोग बढ़े, एजुकेशन का रेशो बढ़े। हम्म, दुर्भाग्य की बात है कि हमारे खड़गपुर में आज तक कोई लाइब्रेरी नहीं है। खड़गपुरा जो एनटीसी मिल रहा है, मजदूर तबका लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, घर छोटे छोटे होते हैं हमारे, तो यहाँ पर हमको पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए जब हम बैठते हैं हम्म, तो घर में बातें चालू रहती हैं, जी या फिर पड़ोस की टीवी का आवाज़ आता है, हम्म, बच्चे खेलते रहते हैं, तो जो कंसंट्रेशन हमारा पढ़ाई पे होना चाहिए वो वक्त में वो नहीं बैठ पाता, जिसकी वजह से हम मार्क्स कम लेते हैं तो स्कूल जाना दिल नहीं बोलता है। फिर जी माँ बाप बोलते हैं भाई तू स्कूल नहीं पढ़ते, फिर काम कर, कारीगिरी कर, कुछ हम्म, पैसा कमा ले और अपना भविष्य बना ले। ये रीजंस होते हैं। अगर मोहल्ले के अंदर कोई स्टडी सेंटर होता या लाइब्रेरी होता, हम्म, मैं दावे से कहता हूँ कि मोहल्ले के अंदर इतने बेहतरीन कारीगर हैं हमारे, हम्म, नांदेड़ लेवल पे, महाराष्ट्र लेवल पे उनकी डिमांड है, जी इतने अच्छे हुनर उनके पास है। हम्म, सिर्फ माहौल नहीं मिलने की वजह से और सोर्सेस अवेलेबल नहीं होने की वजह से उन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे। जी अगर ये सोर्सेस अगर अवेलेबल होते हैं तो डेफिनेटली खड़गपुर से भी कोई आईएएस बनेगा और आईपीएस बनेगा। जी। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हमें कि यहाँ पर जो एजुकेशन लेवल डाउन है, उसकी क्या रीज़न है, लाइब्रेरी वगैरह आप बताइए। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि हर साल जब बारिश होती है तो बाढ़ आती है, बाढ़ के कारण आपके खड़गपुर तकरीबन डूब जाता है। तो इसकी क्या वजह है, और इसका जो प्रॉब्लम है, ये इसका प्रॉब्लम का रीज़न क्या है? क्या इसका हल निकाल सकते हैं? और इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? क्या प्रशासन इसके अंदर ज़िम्मेदार है? देखिए, आपने बहुत अच्छा इशू उठाया। खड़गपुरा एक ऐसी बस्ती है जहाँ से एक नाला जाता है। जी। वो नाला शुरू कहाँ से होता है तो हुँ, आपको देखना पड़ेगा, पौड़ेवाड़ी नाके पे जाते हैं, हुँ, तो उससे सट्टी के जितने भी गांव हैं, और वो गांव का पानी पौड़ेवाड़ी नाके से लेकर गणेश नगर की तरफ आता है, जी। गणेश नगर से फिर सरवासी नगर जाता है, वहाँ से लालबड़ी होते हुए खड़गपुर आता है। 25 से 30 गांव हुँ, और नांदेड़ की आबादी का एक 25% हिस्सा, हुँ, जब पानी गिरता है, ज़्यादा पानी गिरता है तो उसका जो फ्लो होता है हुँ, वो नाले के जरिए नदी में जाकर मिलता है। जी। ठीक है, आज से अगर 10 साल पहले देखते हैं, जो नाला था, जो नेचुरल फ्लो था, उसको यहाँ के कॉरपोरेटर्स ने, यहाँ के प्रशासन ने हुँ,
एक शख्स को फायदा कराने के लिए जो नाला 150 मीटर दूर था वो 150 मीटर अंदर ला गया आबादी को चिपका के। अच्छा जी। क्योंकि जिसकी ज़मीन थी उसको ज़मीन भी खानी थी। हम्म, उसने क्या किया, यहाँ के कॉर्पोरेटर को एक बड़ा हिस्सा दे दिया, जी यहाँ के प्रशासन को एक बड़ा हिस्सा दे दिया। जो नेचुरल फ्लो था नाले का जी वो खड़गपुर की तरफ डाइवर्ट कर दिया। तो जो नाले का अगर आप पुराना मैप निकाल के देखते हैं, जी 150 मीटर दूर खड़गपुर से था, अच्छा और आज नया अपडेटेड अगर आप नाला देखते हैं तो खड़गपुर की सटीक से, खड़गपुर की आबादी से, जो चाले जिसे कॉर्पस कहते हैं, जहाँ पर मैं भी रहता हूँ, वहाँ से जाता है। तो नेचुरल फ्लो जब अब बिगाड़ते हैं तो फिर नेचर भी अपना जो रवैया रखता है, पानी जाने का फ्लो जो होता है वो बिगड़ेगा ही। वहाँ पे क्या होगा, एक छोटी सी दीवार बना दी गई, जो प्राइवेट जमीन होगी वो नाली को हटाकर, तो वो फ्लो दीवार की वजह से हटकर खड़गपुर में पानी आता है। जो नाला डीप होना चाहिए था, चौड़ा होना चाहिए था, वो जी 10 फीट का नाला बन के रह गया है। अगर यहाँ के कॉर्पोरेटर चाहते, यहाँ का प्रशासन चाहता, तो नाले का विस्तारीकरण होता, दीवारें उठाई जाती, नाले को डूंगा किया जाता। जो फ्लो फास्ट आ रहा है वो जी गहराई की वजह से वो नदी में जाकर जरूर मिलता, हम्म, पर इनकी नीयत काम करने की नहीं है, यहाँ के लोगों को परेशान करने की है, बर्बाद करने की है, और कुछ नहीं। जी। एक यहाँ पर जैसा कि अभी आप भी एनटीसी मिल के बारे में बताए, एनटीसी मिल जो यहाँ पर थी खड़गपुर में वो बहुत मशहूर थी, पूरे नांदेड़ में उसकी चर्चा थी और कई हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर काम करते थे, लेकिन वो भी बंद है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, एनटीसी मिल बंद कराने की बहुत सारी वजूहत हैं। सूत सेक्टर जो कपड़ा जिससे बनता है वो जी यहाँ पर बना करता था, जो धागा जिसे कहते हैं, और वो इंटरनेशनली एक्सपोर्ट हुआ करता था। मगर धीरे धीरे प्रशासन का, गवर्नमेंट का इसकी तरफ ध्यान नहीं रहने की वजह से वो सेक्टर बंद हो गया। जी मगर आज भी उसकी मशीनरीज अवेलेबल है। हम्म, यहाँ के सत्ताधारी, खास तौर पर जो एक घराना अपने आप को यहाँ का 7-12 का धनी कहता है, जी उन्होंने जानबूझकर ये चीज़ें करवाई है। जब तक कि आप अ, रोजी पर रहोगे, आप कमाना चालू करोगे, तो आप अपने कारोबार पे ध्यान पे, फैमिली पर दोगे। अब जब बेरोजगार रहोगे तो आप फिर राजनीति की तरफ कार्यकर्ता बनकर काम करोगे। यहाँ पर सिप्टा थी, यहाँ एनटीसी थी, कई बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे। यहाँ के सत्ताधारी ने इसे जानबूझकर बंद कर कर यहाँ पर इंडस्ट्री आने नहीं दिया, ताकि यहाँ के लोग बेरोजगार रहें। और बेरोजगार रहेंगे तो यहाँ पे सियासत से जुड़ेंगे, उनके कार्यकर्ता बनेंगे, उनका काम करेंगे। आज भी हमको यहाँ पे अच्छा एजुकेशन लेना है तो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अच्छा कोई काम करना होता है तो हमको मुंबई पुणे जाना पड़ता है, जी इंटरनेशनल लेवल पे जाना पड़ता है। यहाँ के सत्ताधारियों ने, जो अपने आप को 7-12 का धनी कहते हैं, उन्होंने जानबूझकर नांदेड़ को बैकवर्ड रखा है। जी। और खड़गपुर में जो दरगाह हजरत दुल्ले शाह रहमान रहमतुल्लाह अलैह, वो हर बार कंट्रोवर्सी में आती है, हर बार चर्चा में आती है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, हजरत दुल्ले शाह रहमान दरगाह जो है, जी यहाँ पर अगर हम इतिहास में देखते हैं तो किसी मुतवल्ली के नाम पर यहाँ पर जो ज़मीन थी, जी हुआ ऐसा था कि 80s के डिकेड में यहाँ पर के लोगों के लिए कब्रिस्तान की डिमांड की गई। जी तो मनपा प्रशासन ने क्या किया, यहाँ की जो वक्फ ज़मीन थी जी वो देने के लिए यहाँ पे जो शख्स था उसे ढूंढने की कोशिश की कि भाई यहाँ पे हम उससे मुआवजा देकर ज़मीन ले लेंगे, महानगर पालिका की ताबे में होगी और यहाँ पे तदफीन की जाएगी। तो उस वक्त के ज़माने में जब वो हमको, यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग थे, जो सोचते थे समाज से कुछ अच्छा हो जाए, तो उन्होंने सोचा कि भाई ये बंदा तो मिल नहीं रहा है, तो XYZ सेम नाम को बंदे को यहाँ पर लाकर उसे खड़ा कर दिया गया जी और वो पैसा उठा लिया गया। फिर अलग अलग NGOs को जी वो ज़मीन लीज के ऊपर दी गई। तो 95 का कायदा आया। 95 के कायदे के बाद जो लीज थी उनकी कैंसिल होगी। एक बात आप हम लोग को याद रखना चाहिए कि वक्फ होता क्या है। अल्लाह की ज़मीन होती है और उसके ऊपर एक मैनेजर अपॉइंट किया जाता है। जी जिस तरह से अगर मैं आपको कोई जॉब देता हूँ कि भाई आपको आना है, रोज़ यहाँ पे टाइपिंग करना है और टाइपिंग करके अपना मुआवजा लेना है, ठीक है, आप उसके जी आप नौकरी करोगे तो उसके मालक नहीं होगे। जी तो आप यहाँ पर नहीं आकर कि आप अपने घर पे आराम करोगे और बोलोगे मुझे मुआवजा दे, तो मैं दे पाऊंगा क्या? नहीं आपको यहाँ पर मैनेजर बनाया गया, आपको यहाँ पे सर्विसेज करनी होती है, आपको यहाँ की सर्विसेज करने के एवज में ये ज़मीन की रखवाली करनी होती है। आप कभी 50 साल में कभी भटके नहीं, जी तो ये ज़मीन होगी कहाँ से? आपको मुतवल्ली कंसिडर किया जाएगा। आपकी मुतवल्ली की ये भी जिम्मेदारी होती है कि मस्जिद को साफ रखें, जी मस्जिद में चंदा ना होने दें, जो भी खर्चा होता है वो खुद वक्फ ज़मीन से, वक्फ इनकम से जी दें, दरगाह की देखभाल करें, दिया लगाएं, साफ सफाई रखें। खड़गपुर के अंदर आप किसी से भी पूछ लें, यहाँ की जो सो कॉल्ड मुतवल्ली थी कभी नहीं आए। अच्छा
तो खड़गपुरे वालों ने ही वहाँ पे दरगाह की देखरेख की, मस्जिद की देखरेख की, मस्जिद में कमेटी बनाकर वहाँ पे साफ सफाई की गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ की सबसे बड़ी मस्जिद में से एक बिल्कुल। जोरावर रहमान मस्जिद का नाम आता है। जी और ज़मीन भी यहाँ पे बहुत बड़ी है उसकी, 34 एकड़ के करीब करीब है। जी। नई ईदगाह का क़याम उसी पर आया है। मगर कुछ भूमाफियाओं ने अपनी हम्म, नीयतें खराब कर कर उसके ऊपर खराब नज़र रखी है। अल्लाह बेहतर फैसला करेगा, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम्म, अल्लाह हमारे हक में फैसला करे और हम्म, हमारी नीयतें देखकर फैसला करे। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही दुआ करते हैं और इस लड़ाई में इंशाअल्लाह जब तक कि इसकी इंसाफ नहीं मिलता उसको लड़ते रहें। जी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि 2017 में भी आप इस वार्ड से इलेक्शन लड़े थे और अभी भी आप इस बार इलेक्शन लड़ने वाले हैं। तो अगर आप जीत कर आते हैं तो आप खड़गपुरा के डेवलपमेंट के लिए क्या काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मेरा जो ख्वाब है जी खड़गपुर को लेकर, जब मैं थोड़ा सा एक 500 मीटर दूर जाता हूँ तो सुमिश कॉलोनी की नज़र आती है, तो साफ सड़कें दिखती हैं, जी नाली बराबर साफ रोज दिखती है, कचरा रोज उठाया जाता है। तो मेरे मोहल्ले में क्यों नहीं, मेरे अतराफ के मोहल्ले में क्यों नहीं? जमीराबाग नांदेड़ का सबसे फास्ट ग्रोइंग एरिया माना जाता जी। है, तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ क्यों नहीं? हम्म, क्या वो लोग टैक्स नहीं देते हैं क्या? हम्म, टैक्स पेयर नहीं है क्या? बिल्कुल है। हम्म, अगर यहाँ की कॉरपोरेटर्स की नीयतें होती डेवलप करने की, जी गुत्तेदार ना बनने की, तो आज वो भी एज कम्पेयर टू न्यू एरिया, ये भी हम्म, एरिया वैसे नज़र आपको आता। जी मगर क्या वजह है, क्या वहाँ पे कि सुमेश कॉलोनी या गणेश नगर, वहाँ पे हम्म, क्या कॉरपोरेटर्स अपना हिस्सा नहीं लेते होंगे क्या? बिल्कुल हिस्सा लेते हैं। जी पर यहाँ पे ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, वहाँ पे कम हिस्सा लेते हैं। जी तो डेवलप करके दिखाते हैं, मगर ये अपने ज़्यादा लालच की वजह से हम्म, एरिया को डेवलप नहीं होने देते, जिसकी वजह से मोहल्ला डेवलप नहीं हुआ। मैं इंशाल्लाह अगर जीत कर आता हूँ तो मोहल्ले में जो मेरा ख्वाब है खड़गपुरी को लेकर, खड़गपुरी को देखा जाए तो नांदेड़ लेवल पर अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है। जी लोग कहते हैं कम एजुकेटेड लोग हैं, हम्म, गुंडागर्दी जाती है ना? दूसरा एक यहाँ पर है कि भाई अगर नांदेड़ के अंदर लेडीज वेटर्स कहाँ अगर अवेलेबल हो सके तो मोहल्ला फिर क्यों, गरीब लोग हैं अपना जी पेट पालने के लिए तो सभी को मजदूरी करना पड़ता है, तो ये एक है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर डेवलप करके दिखाऊंगा। हम्म, खड़गपुरी की जो ज़मीन है उसकी लड़ाई हमने शुरू की थी, इंशाल्लाह उसको फिर से शुरू करके खड़गपुर की ज़मीन यहाँ के जो मजदूर लोग हैं उनके नाम पे करवा कर लूँगा। जी यहाँ पे मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है कि एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो, जी जाके मोहल्ले के बच्चे भी आईपीएस और आईएएस अधिकारी बने। हम्म, जो एक चीज़ मैंने आपको बताया कि जो यहाँ की लेडीज़ बाहर काम करने को जाते हैं, हम्म, गरीब होने की वजह से मेहनत करके खाना लाजमी है, जी तो वो बाहर जाकर जो काम करते हैं मेहनत का, मैं वो अवेलेबल उनके घर पे करा के दूँ, ये मेरा जी ख्वाब है। जी जी मोहल्ला एज कम्पेयर टू न्यू सिटी दिखे, मैं इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट बिलाल साहब। अभी हम आपके साथ एक रैपिड फायर का गेम खेलेंगे जिसमें आपको हम पॉलिटिशियन के नाम बोलेंगे और कुछ और सवाल करेंगे, आपको एक लाइन में उसका जवाब देना है। वीबीए वंचित बहुजन आघाड़ी आपकी पसंद है या फिर मजबूरी है? मेरी पसंद है, अच्छा क्योंकि जो समाज से मैं आता हूँ वो जी समाज के इश्यूज उठाकर उसे मैदान से लेकर असेंबली तक पहुंचाने का काम सिर्फ वंचित बहुजन अघाड़ी करती है, बाकी सब दिखावा करती है। आरएसएस। देश को विभाजन करने वाला संगठन। अभी हम आपको कुछ पॉलिटिशियंस के नाम बोलेंगे, आपको एक लाइन में उनके बारे में बताना है। तो सबसे पहला नाम जो है अशोक चौहान। देखो अशोक राव चौहान साहब जब अगर अगर पूछते हैं आप मेरे को, जी तो मैं अपने समाज की बात करूंगा कि मैं समाज का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो साहब ने जानबूझकर खासतौर पर अनपढ़ कायदत हमारे पे थोपी है, हम्म, गुंडे किस्म के लोग हमारे पे थोपे हैं। जी तो आदर्श बाबू से ज़्यादा हमको कोई उम्मीद नहीं है कि हमारे समाज का उन्हें विकास कर सके। रविंद्र चौहान। नए नए सियासत में आए हैं, उम्मीद है कि कुछ नांदेड़ के लिए अच्छा करें। प्रताप पाटिल चिखलीकर। देखो ऐसा होता है कि मेरे सियासत में और जंग में जो सबसे बड़ा बोलते हैं ना, अगर गुंडे को सबसे बड़े गुंडे को हरा दे तो मैं सबसे बड़ा गुंडा बन जाऊंगा। उनकी ये कोशिश है कि नांदेड़ में जो अपने आप को सात बारह के धनी कहते हैं उनको हराकर मैं सात बारह का धनी बनूं। उनकी ऐसी सोच है, बट मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएंगे। फारूक अहमद। बेबाक, बेदाग, जनता का लीडर और हर तबके के लिए लड़ने वाला लीडर, जो ईमानदारी से डटे रहे और स्टडी रख कर बात करें। अब्दुल सत्तार। नांदेड़ के इतिहास में जितने भी मुसलमान खड़े रहे सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले शख्स अब्दुल सत्तार साहब। जी सैयद मोइन।
मोइन साहब का अगर नाम लेते हैं तो मुझे दो चीज़ें ज़रूर याद आती है कि साफ पार्टी बंद कर रहे हैं, जितना लपेट सकते लपेट लो, और ऐसा शख्स जो अपने खुद के लीडर को याजूज और माजूज कहें। जी। फिरोज लाला। फिरोज साहब स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए गुड विशेस। गफ्फार खान। नांदेड़ के गिने चुने अगर मुस्लिम लीडरान का नाम ले तो गफ्फार खान साहब उसमें से एक रहे। विलास धबाले। महापौर का पद लेकर भी खुद के एरिया को डेवलप नहीं कर सके। जी। सैयद शुएब। पिछले साल सियासत में आए हैं, मेच्योरिटी की जरूरत है, दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको मेच्योरिटी दे। आखिरी नाम साबिर चौश। देखिए, अपने कारोबार को बचाने के लिए जी। अगर सियासत में आते तो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख बिलाल, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में हमें वंचित बहुजन आघाड़ी के बारे में बताया कि वंचित बहुजन आघाड़ी क्या काम करती है, और जो वंचित बहुजन आघाड़ी पे जो ब्लेम्स किए जाते हैं उन ब्लेम को भी उन्होंने अच्छे से डिफेंड किया और बताया कि ये जो ब्लेम है, ये जो ब्लेम लगाए थे सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से, पॉलिटिकल लोगों की वजह से, जो अपना सत्ता में है, जो अपनी सत्ता को बचाना चाहते हैं, वो लोग ये ब्लेम करते हैं। और नांदेड़ में जो आने वाले महापालिका इलेक्शन है उनके बारे में भी, उसके बारे में भी बात हुई है, और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया कि अगर यहाँ से चुन के आते हैं तो खड़गपुर का विकास कैसे करेंगे, एजुकेशन के लिए यहाँ पर क्या क्या मौके पैदा करेंगे। तो एडवोकेट बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त हमें दिया। बहुत शुक्रिया जैता आपका, और थैंक्स का। जी। तो जज़ाकल्लाह। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।